8 नवंबर 2016 एक अनाउंसमेंट जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ नोटबंदी नहीं थी, ये एक हिडन वॉर का जवाब था जो सालों से चुपचाप चल रही थी। साल 2013 सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे भारत की इकॉनमी पर एक साइलेंट अटैक हो रहा था। बंदूक नहीं, बम नहीं, इस बार हथियार था नकली करेंसी। पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोग ऐसा सिस्टम चला रहे थे जो मिलिट्री प्रिसीजन से ऑपरेट हो रहा था। 500 रुपए और 1000 रुपए के ऐसे नकली नोट जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये नोट भारत में घुस रहे थे और अंदर एक ऐसा नेटवर्क था जो इन्हें पूरे देश में फैला रहा था, जिसके कनेक्शंस सिस्टम के हर लेवल तक पहुंचे हुए थे। फिर आया 2014 और उसके बाद एक नया प्लान बना। इस बार टारगेट था 60,000 करोड़ रुपए। एक ऐसा अटैक जो भारत की इकोनॉमी को अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत भी चुप नहीं बैठा था। एक भारतीय धुरंधर दुश्मन के बीच रहकर सब कुछ देख रहा था। चलिए जानते हैं धुरंधर की असली कहानी। साल 2013। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बाजार चल रहे थे, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, चुनावी माहौल बन रहा था। लेकिन इसी शांति के पीछे एक ऐसी जंग चल रही थी जिसे आम आदमी देख नहीं सकता था। ये जंग बंदूक या बम की नहीं थी, ये जंग थी अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करने की। और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार था नकली भारतीय करेंसी। पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद में बैठे कुछ नाम इस पूरे खेल को चला रहे थे। दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ मिलिट्री प्रिसीजन के साथ हो रहा था। इस्लामाबाद के एक सुरक्षित लोकेशन पर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग सेटअप तैयार किया गया था। वहां भारतीय 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों की ऐसी कॉपी बनाई जा रही थी जिसे पहचानना बेहद मुश्किल था। पेपर टेक्सचर, इंक पैटर्न, वाटरमार्क, हर चीज पर महीनों रिसर्च किया गया था। धीरे धीरे ये नकली नोट नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसने लगे। नेपाल रूट इसलिए चुना गया क्योंकि वहां बॉर्डर रिलेटिवली ओपन था, चेकिंग कम थी और मूवमेंट आसान था। लेकिन सिर्फ बॉर्डर से नोट भेज देना काफी नहीं था। असली चैलेंज था उसे पूरे देश में फैलाना। इसके लिए भारत के अंदर एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया था। इस नेटवर्क का सबसे अहम चेहरा था अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश का यह नाम सिर्फ क्राइम की दुनिया में ही नहीं, बल्कि लोकल सिस्टम में भी गहराई तक जुड़ा हुआ था। उसके आदमी हर लेवल पर मौजूद थे, ट्रांसपोर्ट, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल लिंक्स, सब कुछ। अगर नकली पैसा उसके हाथ में आ जाए तो वो कुछ ही दिनों में पूरे देश में सर्कुलेट हो सकता था। 2013 के अंत तक करीब 11,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में घुस चुके थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी कमजोरी थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इतने बड़े अमाउंट के बावजूद कोई बड़ी सीज़्योर नहीं हुई थी। इसका मतलब साफ था, नेटवर्क साइलेंटली काम कर रहा था और सक्सेसफुल भी था। इसी दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव पास आ रहे थे। पाकिस्तान में बैठे इन लोगों ने यह समझ लिया था कि अगर भारत में लीडरशिप बदलती है तो उनका पूरा खेल खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक अटैक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी प्लान बनाया। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो भारत के अंदर सिस्टम को समझता था। उसकी एक ही शर्त थी, उसका नाम कभी सामने नहीं आना चाहिए और उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं होनी चाहिए। खनानी ब्रदर्स ने यह शर्त मान ली। उन्हें पता था कि असली करेंसी का डिजाइन और प्रिंटिंग पैटर्न मिलना आसान नहीं होता, और अगर यह मिल रहा है तो यह डील बहुत बड़ी है। फिर आया 26 मई 2014। नई सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये परिणाम उस पूरी प्लानिंग के खिलाफ गया जो पिछले कई सालों से बनाई जा रही थी। इस्लामाबाद के उस कमरे में जहां दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स बैठे थे, 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हुआ था। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजी की फेलियर थी। दाऊद ने पहली बार खुलकर अपनी नाराजगी जताई। हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे और गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे।
उसी रात एक नया फैसला लिया गया। अब सिर्फ नकली नोट भेजना काफी नहीं होगा। टारगेट सेट हुआ 60,000 करोड़ रुपए। ये अमाउंट सिर्फ बड़ा नहीं था, ये इतना बड़ा था कि अगर ये सफल हो जाता तो भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। नेपाल बॉर्डर वही रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन और ज्यादा सिक्योर होगा। भारत के अंदर अतीक अहमद खान का नेटवर्क और मजबूत किया जाएगा और टाइमिंग इतनी प्रिसाइज रखी जाएगी कि रिस्पॉन्स देने का मौका ही न मिले। यहीं से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है। साल 2015 आते आते ये साफ होने लगा था कि जो कुछ 2013 और 2014 में शुरू हुआ था वो अब एक बड़े और खतरनाक रूप में सामने आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर बैठे दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके थे। 11,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को फिर से डिजाइन किया था। अब उनका मकसद सिर्फ पैसे भेजना नहीं था, बल्कि भारत की इंटरनल स्टेबिलिटी को सीधे निशाना बनाना था। इसी दौरान मेजर इकबाल ने एक अहम बात सामने रखी। उसने कहा कि अगर 2017 में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलाव हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड एनालिसिस था, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो जगह थी जहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेट करता था और अतीक अहमद खान जैसे लोग उसी सिस्टम की बैकबोन थे। इसका मतलब साफ था, उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बनाई गई। फैसला हुआ कि नवंबर 2016 से पहले 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भारत में पहुंचा दी जाएगी। ये एक मैसिव ऑपरेशन था जिसके लिए हर लेवल पर तैयारी की जा रही थी, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उधर भारत में हालात तेजी से बदल रहे थे। सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ, जिसमें भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार भारत ने ओपनली ये दिखाया कि वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। इस घटना ने पाकिस्तान के अंदर बैठे प्लानर्स को अनईजी कर दिया था। उन्हें महसूस होने लगा था कि अब भारत की एजेंसीज पहले से ज्यादा अलर्ट हैं और रिस्पॉन्स भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्लान को रोकने के बजाय और तेज कर दिया। इसी दौरान कहानी में एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसने इस पूरे खेल की दिशा बदल दी। मेजर शोभित शर्मा। मेजर शोभित शर्मा कोई आम इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं थे। वो कई सालों से पाकिस्तान में अंडरकवर रह रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। अपनी जिंदगी को उस तरह ढाल लिया था जैसे दुश्मन के बीच जीने के लिए जरूरी होता है। वो लियारी गैंग के अंदर तक घुस चुके थे और धीरे धीरे खनानी ब्रदर्स और मेजर इकबाल का भरोसा जीत चुके थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि दुश्मन उन्हें अपना आदमी मानता था। एक दिन उन्होंने दिल्ली को एक क्रूशल मैसेज भेजा। पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग टू पुश 60,000 करोड़ रुपीस फेक करेंसी इनटू इंडिया। ये जानकारी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसकी सीरियसनेस को समझ लिया। वो जानते थे कि ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक अटैक है जो अगर सफल हो गया तो देश की फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है। उन्होंने बिना समय गवाए एक डायरेक्ट आदेश दिया, ये पता करो कि करेंसी छप चुकी है या अभी प्रोसेस में है। ये एक बहुत क्रिटिकल सवाल था, क्योंकि अगर करेंसी अभी प्रिंट हो रही होती तो उसे सोर्स पर रोका जा सकता था, लेकिन अगर वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी होती तो खतरा कई गुना बढ़ जाता। उधर पाकिस्तान में मेजर शोभित शर्मा ने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने खनानी ब्रदर्स से कैजुअली बातचीत के दौरान ये बात उठाई कि नेपाल बॉर्डर अब पहले जितना सेफ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन एजेंसीज वहां एक्टिव हो चुकी हैं और इतनी बड़ी खेप भेजना रिस्की हो सकता है। ये सुनकर खनानी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, मेजर शोभित को असली स्थिति दिखाने का। उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। वो एक विशाल गोदाम था, इतना बड़ा कि अंदर खड़े होकर उसकी पूरी सीमा देखना मुश्किल था। वहां चारों तरफ बंडल के बंडल रखे हुए थे। हर बंडल में नकली भारतीय करेंसी थी, 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट। सब कुछ परफेक्टली पैक था, लेबल्ड था और डिस्पैच के लिए रेडी था। ये कोई छोटी खेप नहीं थी, ये वही 60,000 करोड़ रुपए का हिस्सा था जिसके बारे में प्लान बनाया गया था। मेजर शोभित शर्मा ने सब कुछ ध्यान से देखा। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने दिया। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो, लेकिन उनके दिमाग में हर डिटेल रिकॉर्ड हो रही थी। क्वांटिटी, पैकिंग स्टाइल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, मूवमेंट पैटर्न,
सब कुछ उन्हें अब क्लियर हो चुका था। करेंसी ऑलरेडी प्रिंटेड है और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुका है। उधर दिल्ली में सिचुएशन तेजी से सीरियस होती जा रही थी। अजीत डोभाल ने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ के कमरे में दोनों आमने सामने बैठे थे। डोभाल ने बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दा रखा, सर, ऑपरेशन भारत लागू करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ध्यान से सुना। वो जानते थे कि डोभाल बिना रीजन के इतना बड़ा सुझाव नहीं देंगे, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट सिर्फ दुश्मन तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये प्लान लागू किया गया तो देश के आम लोगों को भी परेशानी होगी, कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, बाजार में अनसर्टेनिटी आएगी और शॉर्ट टर्म में केओस की स्थिति बन सकती है। प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे। 7 नवंबर 2016 की सुबह दिल्ली में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तेजी से बदल रहा था। उसी सुबह मेजर शोभित शर्मा की तरफ से एक फाइनल कंफर्मेशन पहुंचती है। करेंसी पूरी तरह छप चुकी है और डिस्पैच 9 नवंबर को तय है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने यह खबर मिलते ही 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उन्हें पता था कि अब रिएक्शन का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है। उसी सुबह उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। डोभाल ने सीधे एक लाइन में आदेश दिया, अतीक अहमद को तुरंत गिरफ्तार करना है। डीजीपी एक पल के लिए चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, सर, अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर हम बिना प्रॉपर प्लानिंग के एक्शन लेते हैं तो कम्युनल टेंशन या अनरेस्ट का खतरा हो सकता है। डोभाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनका जवाब साफ था, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो जो होगा वो किसी भी अनरेस्ट से बड़ा होगा। डीजीपी समझ गए कि ये कोई रूटीन अरेस्ट नहीं है। उन्होंने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को एक्टिवेट करने का आदेश दिया। उसी दिन एसटीएफ के सीनियर ऑफिसर्स की एक क्लोज डोर ब्रीफिंग हुई। वहां सिर्फ इतना बताया गया कि टारगेट कौन है और अर्जेंसी कितनी है। बाकी डिटेल्स नीड टू नो बेसिस पर रखी गई। सर्वेलेंस टीम्स को डिप्लॉय किया गया। अतीक अहमद खान की मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा। उसके घर, उसके ठिकानों, उसके करीबी लोगों, सब पर नजर रखी जाने लगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रहे। अगर स्लाइटेस्ट लीक भी होता तो अतीक अंडरग्राउंड हो सकता था और फिर उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। उधर पाकिस्तान में एक बिल्कुल अलग ही सीन चल रहा था। इस्लामाबाद के उस गुप्त गोदाम में एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। दर्जनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। नकली नोटों के बंडल केयरफुली बॉक्सेस में पैक किए जा रहे थे। हर बंडल को इस तरह अरेंज किया जा रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई शक ना हो। हर ट्रक को 2 लेयर्स में लोड किया जा रहा था, ऊपर सामान्य सामान, नीचे नकली करेंसी। ये पैकिंग इतनी केयरफुली की गई थी कि बॉर्डर चेकिंग के दौरान कुछ भी अनयूजुअल नजर ना आए। दाऊद खुद इस पूरी प्रोसेस पर नजर रखे हुए था। उसने खनानी को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। खनानी ने सिर हिलाया। 8 नवंबर 2016 की शाम तक सभी ट्रक्स तैयार हो चुके थे। उन्हें नेपाल बॉर्डर की तरफ मूव करना था, जहां से 9 नवंबर की सुबह 4 बजे भारत में एंट्री की योजना थी। उधर भारत की तरफ उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में अतीक अहमद खान के आदमी क्वाइटली पोजीशन ले चुके थे। उन्हें एग्जैक्ट टाइमिंग दी गई थी। सुबह 4 बजे ट्रक्स रिसीव करने हैं और तुरंत उन्हें अलग अलग रूट से अंदर ले जाना है। यह पूरा ऑपरेशन मिनट टू मिनट प्लानिंग पर आधारित था। इसी दिन दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। पीएमओ के एक बंद कमरे में 4 लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई के गवर्नर। डोभाल ने आखिरी बार पूरी स्थिति सामने रखी। सर, करेंसी ऑलरेडी प्रिंटेड है, नेटवर्क एक्टिव है। अगर ये पैसा अंदर आ गया तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप सुनते रहे। उनके सामने एक ऐसा डिसीजन था जो देश के हर नागरिक को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने धीरे से सिर हिलाया। डिसीजन फाइनल हो चुका था। उसी समय उत्तर प्रदेश में एसटीएफ एक्शन में आ चुकी थी। प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने केयरफुली मूव किया। लोकेशन कंफर्म होने के बाद ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पब्लिक डिस्टर्बेंस के अतीक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। यह इस पूरे नेटवर्क पर पहला बड़ा वार था। 8 नवंबर 2016 की रात
दिन भर की हलचल के बाद अब वो समय आ चुका था जहां सब कुछ एक निर्णायक मोड़ लेने वाला था। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ अपने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक तरफ ये एक हिडन अटैक था और दूसरी तरफ एक साइलेंट काउंटर स्ट्राइक। इस्लामाबाद में उसी गुप्त लोकेशन पर माहौल असामान्य रूप से शांत था। दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और उनके कुछ भरोसेमंद लोग एक कमरे में बैठे थे और सबकी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। बाहर खड़े ट्रक्स में 500 रुपए और 1000 रुपए के नकली नोट भरे हुए थे। हर ट्रक एक मिशन का हिस्सा था। हर बॉक्स के अंदर केयरफुली पैक्ड बंडल्स थे जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल माल जैसा दिख रहा था। कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का लेबल, कहीं कपड़ों का, कहीं जनरल सामान का, लेकिन अंदर जो था वो भारत की इकोनॉमी को हिला सकता था। नेपाल बॉर्डर के पास भी सब तैयार था। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में अतीक अहमद के आदमी अपनी पोजीशंस पर थे। उन्हें इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, जैसे ही ट्रक्स बॉर्डर क्रॉस करें तुरंत कंट्रोल लेना है और अलग अलग रूट से उन्हें अंदर ले जाना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार खेल सिर्फ उनके हाथ में नहीं है। उधर दिल्ली के अंदर एक अलग ही तैयारी चल रही थी। शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस में आखिरी ब्रीफ ले चुके थे। अजीत डोभाल ने फाइनल स्थिति साफ कर दी थी। करेंसी प्रिंटेड है, नेटवर्क एक्टिव है और अटैक किसी भी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है। 8:15 इस्लामाबाद के उस कमरे में अचानक एक आदमी तेजी से अंदर आता है। टीवी चलाइए अभी। कमरे में बैठे सभी लोग तुरंत स्क्रीन की तरफ मुड़े। टीवी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाइव आ चुके थे। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। मोदी ने शांत और स्टेडी आवाज में बोलना शुरू किया। आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के सभी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक सेकंड के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। फिर धीरे धीरे बात क्लियर होने लगी। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। बाहर खड़े ट्रक्स जिनमें वही 500 रुपए और 1000 रुपए के नकली नोट भरे थे, एक ही पल में बेकार हो चुके थे। 60,000 करोड़ रुपए, जिसके लिए सालों की प्लानिंग की गई थी, जो अब भारत में एंट्री करने वाला था, वो सब कागज बन चुका था। दाऊद इब्राहिम की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मेजर इकबाल समझ चुका था कि यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, ये एक परफेक्टली टाइम्ड काउंटर ऑपरेशन था। खनानी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था, जैसे वो इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। नीचे अंधेरा था और कुछ ही सेकंड बाद वो नीचे गिर चुका था। उसके साथ ही वो पूरा नेटवर्क, वो पूरी प्लानिंग, सब खत्म हो गया। उधर भारत में बिना एक भी गोली चले, बिना किसी पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन के एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अटैक फेल हो चुका था। ये सिर्फ डीमोनेटाइजेशन नहीं था, ये एक साइलेंट स्ट्राइक थी। अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस को सही समय पर एक्शन में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस एक्शन को डिसीजन में बदला। और उस रात भारत ने एक ऐसी लड़ाई जीती जो कभी ऑफिशियली लड़ी ही नहीं गई।